इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। माफिया किंग की लाडो भाग 19। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि राघव को एक नौकर पैकेट देकर जाता है। अब आगे। इस वक्त तीनों माफिया ब्रदर्स स्टडी रूम में थे, तभी एक नौकर उन्हें एक पैकेट दे जाता है। आरव उस पैकेट को देखते हुए कहता है, भाई इस पैकेट में क्या है? उस पैकेट पर राघव ओबरॉय लिखा हुआ था। राघव उस पैकेट को खोलता है तो उसके अंदर के सामान को देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो उस सामान को उस पैकेट से निकालता है, तब आरव और विवान को भी उस सामान को देख गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उस पैकेट में आयंसी के वही कपड़े थे जो उसने राखी वाले दिन पहने थे। लेकिन इस वक्त उन कपड़ों की हालत हद से ज़्यादा बुरी थी। जगह जगह से उन कपड़ों में खून के धब्बे लगे थे और वो कपड़े भी फटे हुए थे। उस कपड़े के अलावा उसमें कुछ फोटोग्राफ्स और एक पेन ड्राइव भी था। उस फोटो को देख राघव की आंखें नम हो जाती है और वो जल्दी से अपनी नज़रें फेर लेता है, क्योंकि उन फोटोज में आयंसी बिना कपड़ों के अधमरी हालत में पड़ी थी। ये सब देख उनके दिल में एक टिस से उठती है कि उनकी नन्ही सी बच्ची ने कितना कुछ झेला होगा। आरव गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, ये सब कौन कर सकता है? जिसने भी किया है बहुत बुरी मौत मरेगा। विवान उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाकर स्टार्ट करता है तो उन लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि वो आयंसी का रेप का वीडियो था। उस वीडियो में आयंसी की दर्द भरी चीखें उन्हें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो जो रोते हुए कह रही थी, छोड़ो छोड़ो, भैया बचाओ ना, दुख रहा है, प्लीज़ मत करो ना, बहुत दुख रहा है, भैया भैया बचाओ, भैया दर्द हो रहा है, मुझे मेरे मम्मा पास जाना है, मुझे भैया पास जाने दो ना। आयंसी की दर्द भरी चीखें सुन उन लोगों की रूह कांप गई। राघव जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है और अपना सर पकड़ बैठ जाता है। विवान गुस्से में कहता है, ये सब जिसने भी किया है जानबूझकर किया है, वरना कोई ऐसा ही हमें आंसू की फोटो और वीडियो नहीं भेजेगा। राघव, मेरी बच्ची कितने दर्द में होगी उस वक्त, कितनी बार पुकारा होगा उसने हम लोगों को, और हम लोगों अपनी बच्ची को बचा भी नहीं पाए। गुस्से में सबको उसके गुनाहों की सजा मिलेगी और बहुत बुरी मिलेगी। वो लोग अभी बात ही कर रहे थे कि अननोन नंबर से उनके टेलीफोन पर फ़ोन आता है। तब राघव फ़ोन उठा स्पीकर में करता है तो उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ आती है, जो हंसते हुए कहता है, कैसा लगा तुम माफिया ब्रदर्स को मेरा तोहफा? पसंद तो आया होगा ना? इतना बोल वो फिर से हंसने लगता है। तब विवान गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तू घटिया इंसान, तुमने किया है ना हमारी बच्ची की ये हालत, तुम्हें तो मैं जिंदा गाड़ दूंगा। अनजान आदमी डरने की एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे मैं तो डर गया। हंसते हुए, डॉक्टर लोगों का इलाज करते हुए ही अच्छे लगते हैं, लोगों की धमकी देते हुए नहीं। वैसे तुम अपनी बहन को बचा तो लिया होगा, वर्ल्ड फेमस गायनाकोलॉजिस्ट हो, तुम्हारे लिए ये सब काम ज़्यादा मुश्किल तो होगा नहीं। आरव गुस्से में कहता है, तू जानता नहीं है हमें, तुमने हमारी बहन को बीच में लाकर बहुत बड़ी गलती की है। जिस दिन तू हमारे हाथ आया वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तू एक नामर्द है जिसने एक बच्ची को इन सब के बीच लाया। आदमी हंसते हुए कहता है, मैं नामर्द हूँ या क्या हूँ? ये तुम लोगों को अपनी बहन को देख समझ आ गया होगा। वैसे अपनी मर्दानगी का बहुत अच्छा सबूत दिया है मैंने तुम लोगों को। वैसे मानना पड़ेगा, तुम तीनों माफिया की नाजुक सी बहन है, बड़ी नाजुक सी। उसका वो कमल बदन, उफ, उससे मसलने में कितना मज़ा आ रहा था, ये तो मैं बता ही नहीं सकता। वैसे जो भी बोलो, तुम तीनों की लाडली भी है, बड़ी फूल सी नाजुक, ज़्यादा देर झेल ही नहीं पाई किसी को। वैसे तुम तीनों ने उस बच्ची को बता दिया क्या कि उसके साथ क्या हुआ है? उसकी इज्जत लूटी गई है। वैसे तुम तीनों की बहन भी गजब है, बार बार एक ही डायलॉग बोल रही थी, मेरे भैया तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतना बोल वो फिर से हंसने लगा। उस आदमी की बातें सुन उन दोनों की आंखें गुस्से से लाल थी। वहीं राघव एकदम शांत बैठा था। वो अपनी सर्द आवाज में कहता, तुझे क्या चाहिए? आदमी, अब किया ना तूने काम वाली बात, मुझे तेरी गद्दी चाहिए, मुझे बनना है इस दुनिया का किंग। राघव मुस्कुराकर कहता है, तुझे लगता है मैं तुझ जैसे सड़क छाप कुत्ते को अपनी गद्दी दूंगा? उस गद्दी पर मेरा राज है, वो गद्दी मुझसे है ना मैं उस गद्दी से।
आदमी गुस्से से कहता है, देना तो तुझे पड़ेगा, वरना अपनी लाडली बहन की जो पिक्चर तुम लोगों ने देखी है वो पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया के सामने उसकी इज्जत उतरेगी। इतना जिल्लत देख तो वो लड़की मर ही जाएगी। उस आदमी की बातें सुन वो विवान और आरव की गुस्से में मुठ्ठियां कस जाती है। वहीं राघव एकदम शांत बैठा था, उसके होठों पर मुस्कान अभी भी बरकरार थी। वो कहता है, जो करना है कर लो, लेकिन अब अंजाम के लिए तैयार रहना, क्योंकि शेर बहुत जल्द शिकार करने वाला है। इतना बोल वो फोन काट देता है। अभी भी उसके होठों पर गहरी मुस्कान थी। वहीं आरव और विवान उसे असमंजस से देख रहे थे। आरव, भाई उस आदमी ने आंसू का रेप किया है और आप ये जानते हुए भी शांत कैसे हैं? ऊपर से आपने उसे कहा कि उसे जो करना है कर ले। अगर उसने आंसू की रेप की वीडियो और फोटोज वायरल कर दिया तब हम क्या करेंगे? विवान आरव की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, आरव सही कह रहा है, पहले ही आंसू की हालत ठीक नहीं है। अगर उसे पता चलेगा कि उसके रैप हुआ है तो उसने अपनी इज्जत हमेशा हमेशा के लिए गंवा दी है, तब पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। ये सब बोलते हुए उन दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थी। राघव विवान को देख अपनी सर्द आवाज में कहता है, मेरी बच्ची ने अपनी इज्जत नहीं गंवाया है, वो आज भी उतनी ही साफ है जितनी पहले थी। आरव को देख। और रही बात आंसू को ऐसी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की, तो वो वैसा कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने कहा था ना, सातिर से सातिर इंसान भी एक गलती जरूर करता है। इस वक्त राघव के होठों पर रहस्यमय मुस्कान थी। वहीं आरव और विवान के चेहरे पर भी मुस्कान थी। उन्हें समझ आ गया था कि राघव क्या करने वाला है। आरव कुछ सोचते हुए कहता है, भाई हमें आंसू को उस सदमे से बाहर निकालना होगा। वो बच्ची अभी भी पूरी तरह से उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। विवान, आरव सही कह रहा है, आंसू को उस सदमे से बाहर निकलना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें आंसू को वही सब चीजें याद दिलाने होंगे। उसे समझना होगा कि उसके साथ क्या हुआ है। आरव एक गहरी सांस लेकर कहता है, अब तो आंसू हमें खुद बताएगी कि उस दिन उसके साथ ये सब किसने किया और वो कौन लोग थे। विवान, तुम्हें लगता है आंसू बताएगी? आरव, हम उससे ये वीडियो दिखाएंगे तब शायद ये वो बता दे। राघव, जो इतनी देर चुप बैठा था, वो आरव की बातें सुन गुस्से में कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम उस बच्ची को उसका ही ये वीडियो दिखाएंगे। अगर उसे पता चलेगा कि हमने उसकी वीडियो देखी है तो वो बच्ची हमारे पास भी नहीं आएगी। और तूने देखा था ना कि तेरे छूने भर से वो डर से बेहोश हो गई थी। अगर आंसू को कुछ हो गया तो आंसी को कुछ होने के ख्याल से ही राघव डर गया था। आरव उससे समझाते हुए कहता है, भाई कुछ नहीं होगा आंसू को, हम सब उसे संभालने के लिए हैं। हमें उस दिन का पूरा सच जानना है और ये हमें सिर्फ आंसू ही बता सकती है। राघव कुछ नहीं कहता। रात का वक्त था। इस वक्त सिया आंसी को खाना खिला रही थी। वहीं आंसी बिस्तर पर बैठी अपनी गुड़िया से खेल रही थी। उसकी हरकतें इस वक्त छोटे बच्चों की तरह जरूर थी, लेकिन उसके चेहरे की जो चमक, जो मासूमियत थी, वो कहीं खो सी गई थी। सिया आंसी को पूरा खाना खिलाकर फिर पानी पिलाकर मुस्कुराकर कहती, मेरी गुड़िया बहुत अच्छी है, पूरा डिनर फिनिश कर दिया। सिया की बातों का जवाब देते हुए आंसी मासूमियत से कहती है, आंसू ने डिनर फिनिश कर लिया, आंसू गुड गर्ल है ना। इतना बोल वो हंसने लगती है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और राघव आता है। उसके साथ आरव और विवान भी थे। उन तीनों को देख सिया खाने की प्लेट पकड़े बेड से उठ जाती है और कमरे से बाहर जाते हुए राघव के पास रुक कर कहती है, संभाल कर, आंसू बच्ची है, इस वक्त उसकी हालत बहुत नाजुक है, कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे हम अपनी बच्ची को हमेशा के लिए खो दे। इस वक्त सिया को काफ़ी घबराहट हो रही थी क्योंकि उसे पता था कि वो तीनों क्या करने वाले हैं। राघव गहरी सांस लेकर कहता है, कुछ नहीं होगा, हमारी बच्ची को भरोसा है ना हम मुझ पर। सिया हाँ में सर हिलाती है। आंसू का उदास सदमे से बाहर आना जरूरी है, वरना हमारी बच्ची इसी तरह घुट घुट कर जीती रहेगी और मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची ऐसी ज़िंदगी जिए। सिया नम आंखों से कहती है, मैं आंसू की माँ हूँ, नहीं देख पा रही हूँ अपनी बच्ची को तकलीफ में। राघव, अगर तुम आंसू की माँ हो तो मैंने भी उसे एक बड़े भाई की तरह नहीं, एक बाप की तरह प्यार किया है। हम आंसू के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। उसे अगर बताना है तो वो खुद बताएगी। सिया हाँ में सर हिलाकर एक नज़र आंसी को देखती है, फिर कमरे से निकल जाती है। सिया के जाने के बाद राघव अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है, फिर आंसी के पास चला जाता है। राघव आंसी के एक तरफ बैठ जाता है, दूसरी तरफ विवान बैठा था और आंसी के सामने आरव बैठा था। आंसी का ध्यान उसकी गुड़िया में था, वो उससे बातें कर रही थी। तभी विवान उसके हाथ से गुड़िया ले लेता है, जिसे देख आंसी का चेहरा रोने जैसा हो जाता है। वो अपनी मासूम नज़रों से विवान को देखने लगती है। तब विवान उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में थाम प्यार से कहता है, आंसू अभी गुड़िया से मत खोलो,
हम लोग को कुछ और गेम खेलेंगे। ओके, गेम का नाम सुन आयंसी के आंखों में चमक आ जाती है। वो अपनी बड़ी बड़ी गुड़िया जैसे आंखें टिमटिमाते हुए विवान से कहती है, आंसू को भी न्यू गेम खेलना है। ये सब बोलते हुए आयंसी बहुत प्यारी लग रही थी। उसके चेहरे की मासूमियत देख उन लोगों को भी काफ़ी बुरा लग रहा था। साथ ही खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो लोग अपनी नन्ही सी गुड़िया को महफूज नहीं रख पाए। आयंसी बार बार अपनी मासूम नज़रों से साइड में पड़ी अपनी गुड़िया को देख रही थी। शायद उसे उन गुड़िया के साथ और खेलना था। राघव आरव को कुछ इशारा करता है, जिसके बदले आरव अपनी पलकें झपका देता है जैसे अपनी सहमति जता रहा हो। आरव प्यार से आयंसी के सर पर हाथ फेर कर कहते हैं, आंसू। आरव की आवाज़ सुन जब आयंसी उसकी तरफ देखती है तब आरव कहते हैं, आंसू भैया अभी तुमसे कुछ पूछेंगे, तुम उसका जवाब देगी। इतना बोल वो आयंसी के जवाब का इंतजार करने लगता है। वहीं राघव और विवान भी आयंसी के जवाब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन तीनों के मन में एक डर था कि कहीं आयंसी उन लोगों के सामने सच बताने से डर ना जाए। आयंसी आरव को देखती है, फिर हाँ में सर हिला देती है। तब आरव एक गहरी सांस लेकर खुद को बोलने के लिए तैयार करता है, क्योंकि उसकी छोटी सी गुड़िया से इस तरह के सवाल पूछने के लिए उसे बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी। आरव आयंसी का चेहरा अपने हाथों में थाम उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, आंसू अभी मैं जो पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना। अपनी आंखें मीच खुद को शांत कर। आंसू, राखी वाले दिन क्या हुआ था बेटा? कौन थे वो लोग? क्या किया था उन्होंने तुम्हारे साथ? भैया को बताओ बेटू, कहाँ कहाँ छुआ था उन लोगों ने तुम्हें? आरव का सवाल सुन आयंसी के चेहरे पर जो कुछ देर पहले मुस्कुराहट थी अब उसकी जगह डर ने ले लिया था। उसकी शरीर डर से कांपने लगता है। उसकी आंखें के सामने बार बार वो मंजर किसी फिल्म की तरह घूम रही थी। आयंसी झट से अपने चेहरे से आरव के हाथ हटा देती है और ना में सर हिलाते हुए खुद में सिमटने लगते हैं। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। वो सिसकते हुए रोने लगती है। तब राघव झट से उसे अपने गले से लगा लेता है और उसके बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ है बेटू, शांत हो जाओ, देखो भैया है ना। आयंसी राघव के गले लग सिसकते हुए रहती है और सिसकते हुए कहती है, गंदे गंदे लोग, वो गंदे लोग। सिसकने के कारण आयंसी को ठीक से बोल नहीं पा रही थी। आरव आयंसी के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, आंसू डरो मत बेटू, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें नहीं बताना है ना, भैया कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे। आयंसी अभी भी राघव के गले लग सिसक रही थी। तब विवान कहता है, आंसू मेरी तरफ देखो बच्चा। आयंसी धीरे से राघव से दूर होती है और अपनी नम आंखों से विवान को देखने लगती है। तब विवान उसके आंसू को पोंछता है और उसके माथे को प्यार से चूमकर कहते हैं, आंसू मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तुम हर बात मुझसे शेयर करती हो, अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताओगी बेटा कि उन लोगों ने क्या किया था? अगर तुम हमें बताओगी नहीं तो हम उन्हें पनिशमेंट कैसे देंगे? तुम्हें बहुत दर्द हुआ था ना बच्चा, तो उन गंदे लोगों को भी तो दर्द मिलना चाहिए ना। बताओ बच्चा, कौन थे वो लोग? इतना बोल वो तीनों उम्मीद से आयंसी को तरफ देखने लगते हैं। वो तीनों यही प्रार्थना कर रहे थे कि आयंसी बस उन्हें उस दिन का सच बता दे, बाकी वो लोग सब संभाल लेंगे। विवान की बातें सुन आयंसी सिसकते हुए कहती है, वो उस दिन ना। फ्लैशबैक, एक लड़की किसी पुराने फैक्ट्री के गोदाम में बेहोश पड़ी थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आयंसी थी, जिसे किडनैप करके एक पुराने गोदाम में लाया गया था। धीरे धीरे आयंसी को होश आने लगता है। वो अपना सर पकड़ उठकर बैठ जाती है। इस वक्त उसे अपने सर पर काफ़ी दर्द हो रहा था। वो अभी भी हल्के हल्के बेहोशी में थी। अभी भी उसे पूरी तरीके से होश नहीं आया था, लेकिन जब वो अपने आसपास देखती है तो वो झट से पूरी तरह होश में आ जाती है। इस वक्त उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ साफ नजर आ रहा था। वो खुद से कहती है, ये गंदी जगह कौन सी है, मैं यहाँ कैसे आई? वो अपने दिमाग पर जोर देती है। तब उससे सब याद आता है। वो किसी सकते हुए, मेरा किडनैप हुआ है, मुझे भैया पास जाना है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इतना बोल वो जैसे वहाँ से निकलने वाली होती है तभी एक हट्टा कट्टा आदमी उसके सामने आ जाता है और उसे ऊपर से नीचे अपनी हवस भरी नजरों से देखते हुए कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की जाने मन, हमने तो अभी मजे किए भी नहीं है। उस आदमी को देख आयंसी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, कौन हो आप? मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे मेरे भैया पास जाने दो। उस आयंसी की वक्त आयंसी रो रही थी। जैसे जैसे वो अपने कदम पीछे ले रही थी वैसे वैसे वो आदमी उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगता है। पता नहीं आयंसी में कहाँ से हिम्मत आई है। वो उस आदमी को धक्का दे वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो भाग पाती उससे पहले ही कोई उससे कमर से पकड़ लेता है। आयंसी छूटने की कोशिश करने लगती है और सिसकते हुए कहती है, मुझे छोड़ो, मेरे भैया आपको छोड़ेंगे नहीं। वो शख्स आयंसी की कमर पर हाथ फेरते हुए कहता है, उप्स, नहीं लेना था भैया का नाम, हम तुम्हें तुम्हारे भैया
के पास सही सलामत जाने लायक नहीं छोड़ेंगे लिटिल प्रिंसेस। इतना बोल वो आयंसी के बालों की खुशबू लेने लगता है। वहीं लिटिल प्रिंसेस सुन आयंसी डर से कांपने लगती है। वो झट से उस शख्स से अपना अलग हो जा सब उसका चेहरा देखती है तो वह हैरानी से कहती है, भैया आप। वह शख्स अपने दिल पर हाथ रख कर कहता है, भैया मत बोलो जान, दिल में दर्द सा उठता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों की माँ बनाना चाह रहा हूँ और तुम कहाँ भैया बोल रही हो मुझे, क्योंकि वो रॉकी को तुम्हारे मुंह से भैया सुनना पसंद नहीं। आयंसी अब रोने लगती है और रोते हुए कहती है, मुझे घर जाना है, मम्मा चाहिए मम्मा। इतना बोल वो रोने लगती है। तभी वहाँ एक और आवाज़ गूंजती है, भूल जाओ कि तुम्हें सही सलामत घर भी जा पाओगी। आयंसी रोते हुए आवाज़ की दिशा में देखती है। वहीं उस शख्स को देख रॉकी की होठों पर तिरछी मुस्कान थी। आयंसी सिसकते हुए उस आदमी को देख कर उसे पहचानने की कोशिश करते हुए कहती है, अंकल आप उस दिन भैया साथ थे ना। वो शख्स तिरछा मुस्कुराकर कहता है, वीरेंद्र रॉय नाम है मेरा, आर्यन रॉय तो अच्छे से याद ही होगा तुम्हें। आर्यन का नाम सुन आयंसी असमंजस से वीरेंद्र को देखने लगती है, जिसे जानना चाहती हो कि आर्यन को कैसे जानता है। वीरेंद्र, आर्यन रॉय मेरा छोटा भाई है जिससे तुम प्यार करती थी, जिसे तुम्हारे तीनों भैया ने बेरहमी से मार दिया। जानना है कैसे मारा, कितना टॉर्चर किया तुम्हारे भैयों ने मेरे बच्चे को। जब वो मुझे मिला था उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। तुम्हारे भाइयों ने मेरे बच्चे के प्राइवेट पार्ट तक को काट दिया। बिना कपड़ों के लावारिस किसी तरह मेरे घर के आगे मेरे बच्चे को छोड़ गए थे। कितनी बेरहमी से मारा था, हाथ पैर की हड्डियां तक तोड़ दी मेरे बच्चे की। ये सब बोलते बोलते उसकी आंखों नम हो गई थी। फिर वो बेहद नफरत और गुस्से से कहता है, जिस दर्द को मैंने झेला है उसी दर्द को मैं तुम्हारे भाइयों को रूबरू करवाऊंगा। मेरे सारे आदमी मिलकर तुम्हें तुम्हारे इस नाजुक जिस्म को नोचेंगे, लेकिन तुम्हारे वो तीनों भाई कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे वो अपनी गुड़िया को। मुझे उस राघव ओबरॉय को तिल तिल मरते हुए देखना है। खून के आंसू रुलाऊंगा मैं, उससे कितना मज़ा आएगा जब वो तीनों माफिया तुम्हारी हालत देखेंगे। इतना बोल वो शैतानों की तरह हंसने लगता है। उसे इस तरह हंसते देख आयंसी उसे गुस्से में एक थप्पड़ मार देती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, आप बहुत गंदे हो, मेरे भैया आपको छोड़ेंगे नहीं, मेरे भैया आपसे बहुत स्ट्रांग है। आयंसी के थप्पड़ मारने और उसकी बातें सुन वीरेंद्र की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो चीखकर आयंसी को एक थप्पड़ मारता है जिससे वो मुंह के बल जमीन पर गिरती है और आयंसी अपनी गाल पकड़ के रोते हुए वीरेंद्र को देखती है। उसके होठों के किनारों से खून निकल रहा था और गाल भी सूज गया था। वीरेंद्र अपने पास नीचे बैठता है तो वो डर से सिमट जाती है और नम आंखें से उसे देखने लगती है। तब वीरेंद्र आयंसी के बालों को अपनी मुट्ठियों में भर उसका चेहरा अपने करीब करते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हारा भाई बहुत स्ट्रांग है। एक बार तुम्हारे उस भाई आरव ने मेरे बच्चे को नामर्द कहा था। उसने तब कहा था कि वो तुम्हारी अपनी मर्दानगी दिखाएगा। वो नहीं तो क्या हुआ, अब मैं तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखाऊंगा। झोलो तुम्हें मुझे, मैं भी देखता हूँ उन तीनों बेरहमों माफिया की प्रिंसेस हम सबको कितना देर तक झेलती है। अपने एक आदमी से वीडियो बनाओ, इसकी भाइयों को राखी का तोहफा जो भेजना है। रॉकी मुस्कुराते हुए कहता है, भाई जल्दी से शुभारंभ कीजिए, मुझसे अब इंतजार नहीं होगा। रॉकी के आंखों में आयंसी के लिए हवा साफ साफ नजर आ रहा था। आयंसी को इस वक्त डर से बुरा हाल था। वो मन ही मन अपने भाइयों को याद करते हुए कहते, भैया कहाँ हो आप, मुझे आपके पास आना है। वीरेंद्र आयंसी के चेहरे पर उंगली फिराते हुए मुस्कुराकर कहता है, आज हम तुम्हारे साथ वो करेंगे जिसके बाद तुम अपने भाइयों को भी अपने पास नहीं आने दोगी। उन्हें देखकर भी तुम डरोगी और यही उनकी सजा है। इतना बोल वो आयंसी का दुपट्टा खींच देता है, जिसके साथ ही आयंसी की एक चीख निकल जाती है, भैया भैया बचाओ भैया। वीरेंद्र आयंसी का लहंगा पकड़ खींच देता है, जिससे वो खुद में सिमटते हुए रोकर कहती है, प्लीज़ मेरे कपड़े मत खोलो, मुझे घर जाने दो। आयंसी का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसे देख किसी को भी दया आ जाती, लेकिन वहाँ मौजूद वो दरिंदे हंस रहे थे। वीरेंद्र आयंसी का पैर पकड़ खींच देता है, जिससे वो सीधे ज़मीन पर लेट जाती है। वो हाथ जकड़ कर रोते हुए कहती है, प्लीज़ जाने दो ना, सच्ची मेरे भैया कुछ नहीं करेंगे आपको, प्लीज़ मुझे घर जाने दो। आयंसी की बातों का, उसकी आंसुओं का वीरेंद्र पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बेरहमी से खींचकर आयंसी के पूरे कपड़े
उसके शरीर से अलग कर देता है। इस वक्त सभी उसे ललचाई नज़रों से देख रहे थे। उन दरिंदों के मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि उनके सामने मौजूद लड़की एक बच्ची है। आंसी का इस वक्त डर से बुरा हाल था, उसकी शरीर काँप रहा था। वहीं वहाँ मौजूद उन शैतानों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो आज उन्हें बस अपनी प्यास बुझानी है। आंसी रोते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे भैया पास जाने दो, मुझे घर जाना है। आंसी की बातें वहाँ मौजूद लोगों पर कोई असर नहीं कर रही थी। वीरेंद्र आंसी का लहंगा पकड़ खींच देता है, जिससे वो बुरी तरह काँप जाती है। आंसी अपने नन्हे नन्हे हाथों से खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नाजुक सी मासूम बच्ची कब तक उन हैवानों से खुद को बचा सकती थी। वीरेंद्र बहुत बेरहमी से आंसी के कपड़ों को उसके जिस्म से अलग कर देता है। इस वक्त आंसी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो अपना चेहरा नीचे कर रोने लगती है। वहीं वो लोग उसे देख हंस रहे थे। उन लोगों के दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि जिसके साथ वो लोग हैवानियत कर रहे हैं वो एक छोटी बच्ची है जिसने अब तक पूरी दुनिया देखी भी नहीं है। वीरेंद्र की होठों पर तिरछी मुस्कान थी। वो आंसी का पैर पकड़ खींचते हैं, जिससे वो सीधा जमीन पर लेट जाती है। वो हाथ जोड़ते हुए कहती है, जाने दो ना मम्मा। वीरेंद्र अपने उस आदमी से कहता है जो वीडियो बना रहा था, उसे अच्छे से वीडियो बनाना, उसके भाइयों को इसकी चीखें साफ साफ सुनाई देनी चाहिए। इतना बोल वो अपना कोट और शर्ट निकाल वहीं फेंक देता है। आंसी को इस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, वो दरिंदे उसके साथ क्या करने वाले हैं। ये उस नाजुक सी बच्ची ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वीरेंद्र के ऊपरी शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। इस वक्त उसने बस पैंट पहना हुआ था। वो आंसी के ऊपर आ जाता है तो आंसी उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए कहती है, अंकल उठो ना, दर्द हो रहा है। इतना बोल वो फिर से रोने लगती है। वो बार बार अपने छोटे छोटे हाथों से वीरेंद्र को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी। उसकी इस हरकत से वीरेंद्र को गुस्सा आ जाता है। वो उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ सर के ऊपर कर देता है और आंसी के आंखों में देखते हुए गुस्से से कहता है, चुप, एकदम चुप। अब तुमने हिलने की कोशिश की तो मैं बहुत बुरी तरीके से तुम्हारे साथ पेश आऊँगा। जो हम कर रहे हैं चुपचाप हमें करने दो और हमारे साथ कोऑपरेट करो। वीरेंद्र को गुस्से में देख आंसी सहम जाती है। वो सिसकते हुए कहती है, भैया पास जाना है, मेरे भैया आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे, देखना। रॉकी मुस्कुराकर कहता है, अरे जाना, भैया का नाम मत लो, भैया का नाम लोगी तो उतना ही दर्द मिलेगा। आंसी कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही वीरेंद्र उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे बड़ी बेरहमी से चूमने लगता है। आंसी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसका दम घुट रहा था, वो सही से सांस नहीं ले पा रही थी, लेकिन उससे वीरेंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आंसी के होठों को चूमने के साथ साथ उसके नाजुक होठों को चबा भी रहा था। उसके होठों को चूमते हुए वो उसके गले पर आ जाता है और वहाँ चूमने लगता है। आंसी की सिसकी निकल रही थी। काफ़ी देर तक वीरेंद्र उसके नाजुक शरीर को काटता है और नोचता है। आंसी बस रोए जा रही थी क्योंकि वो छोटी सी बच्ची इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अचानक से वीरेंद्र आंसी के बॉडी के कनेक्ट होता है, जिससे आंसी की एक दर्द भरी चीख फैक्ट्री में गूंजने लगती है। वो रोते हुए कहती है, छोड़ो, दर्द हो रहा है, भैया बचाओ, भैया दुख रहा है, मम्मा बचाओ मम्मा। वीरेंद्र उसके साथ बड़ी बेरहमी से सब कर रहा था। आंसी अपने पैरों को ज़मीन में रगड़ रही थी। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था, जिससे कुछ ही देर में आंसी की हालत ख़राब हो जाती है और वो हल्के बेहोशी की हालत में चले जाती है। कुछ देर आंसी के शरीर को नोचने के बाद वीरेंद्र उसके ऊपर से उठता है और आंसी को देख मुस्कुराते हुए अपने पेंट के बटन लगाने लगता है। इस वक्त वीरेंद्र पूरा पसीने से भीगा हुआ था। वहीं आंसी की हालत ऐसी थी जैसे वो अभी मर जाएगी। रॉकी मुस्कुराते हुए आंसी को एक नज़र देख वीरेंद्र से कहता है, मुबारक हो भाई, जो हम 1 साल में नहीं कर पाए आपने चंद मिनटों में कर दिया। आप पहले से हो जिसने इस लड़की की वर्जिनिटी तोड़ी है। इतना बोल वो शैतानों की तरह हंसने लगता है। वीरेंद्र मुस्कुराकर उसे देख कहता है, जा तू भी अपने मन की कर ले इसके साथ। आंसी अपने अधकुली आंखों से रॉकी को अपने पास आते देख रही थी। वो ना में सर हिलाते हुए रोकर कहती है, और नहीं प्लीज़, अब और नहीं, दर्द होता है। आंसी की बातें को अनदेखा कर रॉकी भी उसके ऊपर आ जाता है और वीरेंद्र को देख कहता है, लगता है भाई आपने इसे ठीक से खुश नहीं किया। देखिए अब तभी तो इसमें अभी भी हमें मना करने की हिम्मत है। मैं इसे अच्छे से खुश करूंगा। इतना बोल वो भी आंसी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। आंसी में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो रॉकी को रोक सके। उसके आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे। रॉकी आंसी का चेहरा अपने चेहरे के पास लाकर कहता है, बहुत इंतज़ार किया था तुझे अपने बिस्तर तक लाने के लिए। आज तू हाथ आई है। आज तेरे साथ आरव भैया का सारा गुस्सा तुझ पर उतरेगा। आंसी बस अपने नम आंखों से एकटक उसे देख रही थी। भले उसने कुछ ना कहा हो, लेकिन
उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। उसकी आंखें जैसे कहना चाह रही हो कि मेरे भैया से नफरत है तो मुझसे बदला लो, उनसे लाडो मेरे क्या किया है। अचानक से फिर से आंसी की दर्द भरी चीखें निकल जाती है। वो कसकर अपनी आंखें मीच लेती है और जो रॉकी कर रहा था उसे करने देती है। कुछ देर आंसी के साथ खेलने के बाद रॉकी मुस्कुराकर उसके ऊपर से उठता है। वहीं वीरेंद्र वहां मौजूद अपने आदमियों से कहता है, अरे तुम लोगों को खड़े हो, जाओ जाकर तुम लोग भी थोड़ा मजे ले लो। ये लड़की मेरे तरह से तुम लोगों के लिए तोहफा, उस राघव ओबरॉय की बहन को चखने का मौका मिल रहा है। इतना अच्छा मौका मत गवाओ। वो सारे बॉडीगार्ड एक दूसरे को चेहरा देख रहे थे। राघव का नाम सुन उन सभी के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर राघव को जरा भी इस बात की भनक लगी तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वीरेंद्र उन्हें देख मुस्कुराकर कहता है, बाद में बिना कुछ किए मरने से अच्छा है कि अभी ही उस राघव ओबरॉय की लाडली पर अपना सारा गुस्सा निकाल लो। वीरेंद्र की बातें सुन वो सब भी बारी बारी आंसी के शरीर को नोचने काटने लगते हैं। वहीं ये सब वीरेंद्र मुस्कुराकर देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तू मेरे भाई के साथ जो सो जाती तो इतने सारे लोग तेरे साथ शरीर को नोच नहीं रहे होते। आंसी अधमरी जमीन पर पड़ी हुई थी। तब रॉकी वीरेंद्र से कहता है, भाई हमने तो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया ही नहीं, अगर ये प्रेग्नेंट और अगर इसके भाई हम तक पहुंच गए तो। रॉकी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि आंसी के साथ मजे तो कर ले या उसने, लेकिन अभी उसके भाइयों का सोच उसे डर लग रहा था। वीरेंद्र मुस्कुराकर कहता है, होने तो प्रेग्नेंट, जब वो तीनों माफिया अपनी लाडली की जिंदगी बर्बाद होते देखेंगे तब हमें सुकून मिलेगा। वीरेंद्र की बातें पर रॉकी भी मुस्कुराने लगता है। फ्लैशबैक एंड। अभी बुरा वक्त चल रहा है तो अच्छा भी आएगा, बस सब्र रखो, सब सही होगा। मुझे पता है आप लोगों आंसी के हीरो को देखने के लिए बेताब हैं, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। अभी आंसी की ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे और कुछ लोगों ने कहा था कि आंसी को ब्लड बोल्ड दिखाओ। अरे भाई, मैं उसे अचानक से चट चालाक नहीं दिखा दूंगी। वो मासूम है, लेकिन गुनहगारों को सजा बहुत भयानक मिलेगी। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं कहानी की ओर। उस दिन का सच सुनने के बाद तीनों माफिया ब्रदर्स की आंखें गुस्से से खून की तरह लाल हो गई थी। वहीं आंसी का शरीर डर से कांप रहा था, क्योंकि उस मंजर को दोबारा याद करने उसके लिए आसान नहीं था। उसे इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सब उसके साथ फिर से हो रहा है, जिस कारण आंसी पैनिक कर रही थी। वो खुद में सिमटते हुए कहती है, नहीं मत करो ना। वो इस वक्त काफी ज्यादा रो रही थी। उन लोगों ने उसका रोना देखा नहीं जा रहा था। राघव जल्दी से आंसी को गले लगा लेता है और उसकी पीठ सहलाने लगता है। आंसी रोते हुए कहती है, वो लोग बहुत गंदे थे। राघव झट से दूर होकर, आप भी बहुत गंदे हो, आप नहीं आए। मैंने आपको कितना बुलाया था, आप लोगों ने प्रॉमिस तोड़ दिया, आप बहुत बुरे हो। इतना बोल वो जोर जोर से रोने लगती है। ज़्यादा रोने के कारण उसकी हिचकियाँ बंद गई थी। वहीं उसकी बातें सुन कि राघव की आंखें भी नम हो गई। वो झट से आंसी को गले लगा लेता है और अपनी नम आंखों से कहता है, आई एम सॉरी बेटू, भैया सच में बहुत बूढ़े हैं जो अपनी गुड़िया को नहीं बचा पाए। आंसी रोते हुए कहती है, आपको पता है मुझे बहुत दुख रहा था। मैंने उन अंकल से कहा, लेकिन उन लोगों ने फिर भी वो सब किया। वो लोग वापस आएंगे, फिर से करेंगे ना। राघव आंसी के बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहता है, कोई नहीं आएगा बच्चा, आंसू तो अपने घर में है, आंसू के घर में कोई कैसे आएगा, कोई नहीं आएगा बेटू। अगर फिर से आंसू को किसी ने हर्ट किया तो भैया उसे सजा देंगे। आंसी राघव से दूर होकर अपने नन्हे नन्हे हाथों से राघव के चेहरे को थाम सिसकते हुए कहती है, वो लोग नहीं आएंगे ना, वो लोग बहुत गंदे हैं, गंदा कर दिया ना उन्होंने मुझे। राघव झट से आंसी को गले लगा लेता है और खुद के जज्बातों को काबू करते हुए कहता है, किसने कहा आंसू गंदी हो गई, मेरी गुड़िया बहुत अच्छी है। भैया ने कहा था ना बेटू कि आंसू का मन बहुत साफ है, वो गंदे कैसी हो गई। आंसी राघव के गले लग सिसक रही थी। आंसी की हालत उन लोगों से देखी नहीं जा रही थी। राघव आंसी के बालों में हाथ फेर कहता है। आंसी के शरीर का कंपन राघव बहुत अच्छे से समझ पा रहा था। कुछ देर बालों में हाथ फेरने के कारण आंसी राघव की गोद में ही सो जाती है। उसके चेहरे पर आंसुओं की निशान साफ नजर आ रही थी। राघव प्यार से आंसी का माथा चूम कर कहता है, मेरी छोटी सी गुड़िया ने इतना सब कुछ सहा सिर्फ हमारी दुश्मनी के कारण, आंखों में अंगार लेकर। उस वीरेंद्र रॉय को अगर मैंने उसके भाई से ज़्यादा बदतर मौत नहीं दी तो मेरा नाम भी राघव ओबरॉय नहीं। अपनी बच्ची के हर आंसू और हर दर्द की कीमत वसूलूंगा मैं उससे विमान। मैंने कभी नहीं सोचा था
था कि हम तीनों से बदला लेने के लिए कोई हमारी नन्ही सी गुड़िया के साथ ऐसा करेगा। हिम्मत थी तो हमसे लड़ता। एक मासूम सी बच्ची को बीच में लाकर उसने अपनी कायरता दिखाई है। आरव गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, कायरता नहीं भाई, इससे ये साबित होता है कि वो एक नामर्द है जिसने हमें तोड़ने के लिए हमारी बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत की है। इस रॉकी को तो मैंने अपने हाथों से मारूंगा जैसे उस कमीने आयान को मारा था। विवान आंसी के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, आंसू की इस हालत के जिम्मेदार कहीं नहीं कहीं हम भी हैं। अगर हमने आंसू को भी थोड़ा स्ट्रांग बनाया होता या घर की चार दीवारी के अलावा इस दुनिया की हकीकत से रूबरू करवाया होता तो शायद आंसू खुद को बचाने के लिए कुछ करती। विवान की बात पर राघव एक गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हें पता है ना, हम चाहकर भी ये नहीं कर सकते थे। हमने डैड से प्रॉमिस किया था कि हम आंसू को अपनी काली दुनिया से दूर रखेंगे। वैसे भी डैड चाहते थे कि हम उनकी प्रिंसेस को अपने प्रिंसेस की तरह रखें और हमने आंसू को बचपन से रखा भी हमेशा प्रिंसेस की तरह। चाहकर भी आंसू को स्ट्रॉन्गर नहीं बना सकते थे हम, क्योंकि बचपन से आंसू बहुत नादान है। वो हर छोटी छोटी चीज़ से डर जाया करती थी, इसलिए तो हमने कभी उस पर गुस्सा नहीं किया एनसी के मासूम चेहरे को देखते हुए। लेकिन इस बार आंसू को स्ट्रांग बन अपने गुनहगारों को सजा देना होगा। आरव कुछ सोचते हुए कहता है, भाई आंसू छोटी बच्ची है, वो अकेली कैसे सजा देगी उन लोगों को। राघव मुस्कुराकर कहता है, किसने बोला आंसू अकेली है? हम तीनों तो हर कदम पर अपनी बच्ची के साथ है। राघव की बात सुन वो दोनों प्यार से एनसी को देखते हैं, फिर बारी बारी उसके माथों को चूम लेते हैं। राघव धीरे से एनसी को बिस्तर पर ठीक से सुला जैसे उससे दूर होने वाला होता है तो देखता है एनसी ने अपनी छोटी सी मुट्ठी से उसके शर्ट को भर रखा है। वो धीरे से एनसी के हाथों अपने शर्ट से हटाता है और उसे अच्छे से सुलाकर वो तीनों कमरे से निकल जाते हैं। इस वक्त सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तभी वहाँ तीनों भाई आते हैं और अपनी चेयर में बैठ जाते हैं। सिया परेशान होते हुए कहते, कैसी है आंसू? वो ठीक है ना? राघव आंसू के ठीक है, लेकिन अब कोई और ठीक नहीं रहेगा। ये सब राघव बहुत गुस्से में कह रहा था। वही राघव को गुस्से में देख एक पल को सभी कांप गए थे। सिया अब सबकी तरफ देखकर कहती है, मुझे कुछ कहना है। वो आंसू मुझे ठीक नहीं लग रही है। राघव, क्या मतलब ठीक नहीं लग रही है? सिया परेशान होते हुए, कहीं वो आंसू की तबीयत मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। उसका पूरा चेहरा उतरा था, उसको देख ऐसा लग रहा था सिया के चेहरे से एनसी के लिए चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। तानिसिया की बातों को बीच में काटते हुए कहती है, हमें आंसू का अच्छे से ख्याल रखना है। अगर हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगी, बाकी उसे कुछ नहीं हुआ है। सिया आगे कुछ नहीं कहती, लेकिन राघव और विवान बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि सिया क्या कहना चाहती है। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी